इंश्योरेंस ये हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले भी हमने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हमने इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में ही पढ़ा था, कंप्लीट चैप्टर को नहीं पढ़ा था। लेकिन इस वीडियो में हम इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जैसे कि इंश्योरेंस का मीनिंग, इसकी हिस्ट्री, इसके करैक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसको आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करोगे। और जो इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं उसमें लिखना क्या होता है, आप इस इंट्रोडक्शन वर्ड से ही समझो। इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना, मतलब कि जो क्वेश्चन आप लिखने जा रहे हो उसको इंट्रोड्यूस करना। जैसे कि यहाँ पर इंश्योरेंस वर्ड लिखा हुआ है तो हम इसी को इंट्रोड्यूस करेंगे इंट्रोडक्शन में। तो अब इसके इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही लिखना है कि इंश्योरेंस को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया था। क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है वो फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ है, फ्यूचर अनसर्टेन है। ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, हमें नहीं पता इन फ्यूचर क्या होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिस्क होते हैं, जैसे कि डेथ का रिस्क, एक्सीडेंट का, फ्लड का, फायर का, अर्थक्वेक का। तो ये सब रिस्क होते हैं। तो इन सब रिस्क को, या फिर जो इन सब रिस्क से होने वाले लॉसेस हैं, उनको कम करने के लिए ही इंश्योरेंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जो इंश्योरेंस है इन सब रिस्क से होने वाले जो भी हमारे लॉसेस हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यही इसका इंट्रोडक्शन है इंश्योरेंस का। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो इंश्योरेंस है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रिस्क से। किस टाइप के रिस्क से, जैसे कि डेथ का, एक्सीडेंट का, फ्लड का, फायर का, अर्थक्वेक का, एटसेट्रा। तो इन सब रिस्क से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से इंश्योरेंस को रिस्क मैनेजमेंट टूल बोला जाता है। इंश्योरेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब किसी की लाइफ से रिलेटेड, और इसके अलावा और अदर टाइप के जो भी इंश्योरेंस बच गए वो सारे के सारे जाएंगे जनरल इंश्योरेंस के अंदर, जैसे कि मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे के सारे जनरल इंश्योरेंस में जाएंगे। और लाइफ इंश्योरेंस में हम यहाँ पर सिर्फ लाइफ की बात करेंगे। तो दोनों की हिस्ट्री अलग अलग एक्सप्लेन की हुई है। ये है लाइफ इंश्योरेंस की हिस्ट्री, और नेक्स्ट पेज पर आपको जनरल इंश्योरेंस की हिस्ट्री मिल जाएगी। जो लाइफ इंश्योरेंस है इसकी जो हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि जो ये लाइफ इंश्योरेंस है इसके बारे में जो हमारी पुरानी बुक्स के बारे में अगर हम बात करें, वहाँ पर भी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ कंटेस्ट मिलता है, जैसे कि मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सब में। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इसके मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में ही पढ़ेंगे अभी। ये पॉइंट आपकी नॉलेज के लिए था, आप इसको ऐड कर सकते हो। तो जो मॉडर्न कंसेप्ट है इंश्योरेंस का वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट किया गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तब से जो इंश्योरेंस है उसकी स्टार्टिंग हुई मानी जाती है, जो इंश्योरेंस का मॉडर्न कंसेप्ट है उसकी। जो फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी थी वो कलकत्ता में एस्टेब्लिश की गई थी 1888 में, और इस कंपनी का नाम था ओरिएंटेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो जो ये कंपनी है ये इंश्योरेंस कंपनी थी, एक ओरिएंटेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कलकत्ता में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1888 में हुई थी। बट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उन्होंने इंश्योरेंस से रिलेटेड एक एक्ट पास किया था 1870 में। और ये एक्ट पास होने के बाद एक इंडियन कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी थी। उसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई थी, ये एक्ट पास होने के बाद 1870 में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया इंश्योरेंस से रिलेटेड, तब बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी ने फर्स्ट इंडियन कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट की। वो क्या थी, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी जिसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इंश्योरेंस एक बिजनेस है जो सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, और इस बिज़नेस को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में सबसे पहले 1914 में स्टेप्स लिए गए थे। और उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था, इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912। तो ये एक्ट पास करने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इस बिज़नेस को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। लेकिन 1956 में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें उन्होंने बोला कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका नेशनलाइजेशन किया जाएगा। और इस नोटिफिकेशन के बाद ही 1956 में LIC की एस्टेब्लिशमेंट हुई। LIC मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और LIC के अंदर बहुत सारे फॉरेन इशूअर थे, जो उनको मर्ज किया कर दिया गया था, इंडियन को भी मर्ज कर दिया गया था। तो लगभग 245 इंडियन और फॉरेन इशूअर्स को LIC में ही मर्ज कर दिया गया था।
तो जो LIC है वो आज इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस करती है, और उसकी एस्टेब्लिशमेंट 1956 में की गई थी, जब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया कि इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद ही LIC की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इंडियन और फॉरेन इशूअर्स थे लगभग 245, उनको LIC में ही मर्ज कर दिया गया था। इसके बाद बात आती है 2000 की। तो ईयर था जो 2000, उसमें क्या हुआ था, IRDA की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। IRDA का मीनिंग क्या है, यहाँ फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इनकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। लेकिन इसकी एस्टेब्लिशमेंट होने से पहले जब यहाँ पर LIC की एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, तो जो इंश्योरेंस का काम था वो गवर्नमेंट के अंडर चला गया था, क्योंकि यहाँ पर बोला गया ऊपर कि इंडियन और फॉरेन इशूअर्स थे, उनको LIC में ही मर्ज कर दिया गया था। लेकिन जब 2000 में IRDA की एस्टेब्लिशमेंट हुई, तो IRDA की एस्टेब्लिशमेंट के बाद से ही प्राइवेट सेक्टर को भी मौका मिला इंश्योरेंस बिजनेस में आने का। तो ये थी लाइफ इंश्योरेंस की हिस्ट्री। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जनरल इंश्योरेंस की हिस्ट्री। जनरल इंश्योरेंस के अंदर हमारा फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी व्हीकल्स का इंश्योरेंस, ये सब इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के अंदर आएंगे। मतलब कि लाइफ को छोड़कर बाकी जो भी इंश्योरेंस बच गए वो सारे के सारे जनरल इंश्योरेंस में आएंगे। अब जनरल इंश्योरेंस की हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई, सबसे पहले जो फायर इंश्योरेंस स्टार्ट किया गया था वो 1666 में किया गया था स्टार्ट, और इंग्लैंड में किया गया था। अब जो इंग्लैंड में क्या हुआ था, लगभग आग की वजह से, फायर की वजह से 85% जो हाउसेस थे वो बिल्कुल पूरी तरह से जल गए थे। तो इसी के बाद से फायर इंश्योरेंस की एस्टेब्लिशमेंट होने लगी थी। और 1681 में निकोलस बार्बन ने क्या किया था, और उसके 11 एसोसिएट्स थे जो उन्होंने फर्स्ट फायर इंश्योरेंस कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और उसके बाद 19th सेंचुरी में जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था उसको भी स्टार्ट कर दिया गया। और ईयर 1907 में इंडियन मर्चेंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और उसके बाद 1972 में जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज कर दिया गया। और इसके बाद से इंडिया में GIC की एस्टेब्लिशमेंट हुई। GIC क्या था, जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन था। तो ये थी जनरल इंश्योरेंस की हिस्ट्री। अब हमने लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों की हिस्ट्री पढ़ ली। अब जो हमने ये हिस्ट्रियाँ पढ़ी हैं इनकी, लाइफ की भी और जनरल इंश्योरेंस की भी, ये थोड़ी लेंथी हैं। आप इनको अपने क्वेश्चन के हिसाब से, जिस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से आप इनको कम या ज़्यादा करके लिख सकते हो। अगर सिर्फ हिस्ट्री के बारे में ही पूछा गया तो आपको ये सारा का सारा कंटेंट लिखना पड़ेगा। और अगर आपको हिस्ट्री के साथ में और कोई टॉपिक दे दिया इंश्योरेंस से रिलेटेड, जैसे कि इंश्योरेंस के करैक्टरिस्टिक्स, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल, तो आप इसके बारे में थोड़ा कम करके लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो लाइफ इंश्योरेंस में भी और जनरल इंश्योरेंस में भी जो नेशनलाइजेशन का पॉइंट दिया गया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस में बोला गया कि नेशनलाइजेशन किया गया था 1972 में, इसके बाद GIC की एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। और इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस में दिया हुआ है कि 1956 में नेशनलाइजेशन के बाद से LIC की एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। तो दो पॉइंट हैं जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से आता है, हिस्ट्री पढ़ ली हमने, इंश्योरेंस का मीनिंग। इंश्योरेंस क्या है, एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो प्रोटेक्ट करता है किसी भी बिजनेस को, किसी भी इंडिविजुअल को होने वाले फाइनेंशियल लॉस से या फिर फाइनेंशियल रिस्क से। लेकिन अगर हम यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, और लाइफ इंश्योरेंस का जब आप मीनिंग लिखते हो उसमें क्या लिखते हो कि जो लाइफ इंश्योरेंस है किसी इंडिविजुअल को लॉस से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन वो लॉस किस टाइप का होगा, यहाँ पर उसके बारे में भी लिखना है। वो लॉस होगा आपका फाइनेंशियल लॉस या फिर फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि जो लॉस हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, इमोशनल लॉस या फिर इमोशनल रिस्क, और दूसरा क्या हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस या फिर फाइनेंशियल रिस्क। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस होगा किस टाइप के लॉस को कंपेंसेट करेगा, वो सिर्फ फाइनेंशियल लॉस को ही कंपेंसेट करेगा, इमोशनल लॉस को वो कंपेंसेट नहीं कर सकता, क्योंकि इमोशनल जो भी लॉस होगा उसको हम मनी की फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते। तो मतलब कोई भी कंपनी हो चाहे वो किसी भी पर्सन को इमोशनल रिस्क से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क की बात होगी। और जो इंश्योरेंस होगा वो किसी भी पर्सन को, किसी भी बिजनेस को उस होने वाले फाइनेंशियल लॉस से ही प्रोटेक्ट करेगा। अब आता है इंश्योरेंस का मीनिंग। इंश्योरेंस है क्या, इंश्योरेंस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज़ के बीच में। तो इंश्योरेंस में कंपनी क्या करेगी, प्रीमियम के बदले किसी भी इंडिविजुअल के रिस्क को अपने ऊपर लेगी, उसके रिस्क को अपना रिस्क मानेगी, और अगर उसको किसी कंडीशन में रिस्क हो जाता है तो उसको वो फाइनेंशियल जो भी अमाउंट होगी उसकी वो प्रोवाइड करेगी।
तो यहाँ पर जो दो पार्टियां होंगी वो कौन होंगी, एक तो होगी इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा जिसका वो इंश्योरेंस कर रही है या फिर जिसके रिस्क को वो अपना रिस्क मान रही है वो वाली। तो यहाँ पर दो पार्टी होंगी और जो ये दोनों पार्टियां हैं इनको बोला जाएगा इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन है, वो इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है या फिर किसी का इंश्योरेंस कर रही है उस कंपनी को इंश्योरर बोला जाएगा, और इंश्योर्ड मतलब जिसका इंश्योरेंस हो रहा है। इसके बाद एक वर्ड हो रहा है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के बीच हुआ है, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच, तो इसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशन जिसके अंदर मेंशन है वो है पॉलिसी। प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम मीन्स वो अमाउंट जो इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करता है, लेकिन किसके बदले में प्रोवाइड करता है, क्यों करता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उसके रिस्क को कंपेंसेट करने का प्रॉमिस करती है, इसलिए वो कंपनी को प्रीमियम देता है। तो प्रीमियम वो अमाउंट होती है जो इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी को देता है। अब नेक्स्ट है इंश्योरेंस के कुछ फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर, कुछ भी बोल सकते हैं हम इनको। फीचर भी हैं ये, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, नेचर भी है इंश्योरेंस के। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो है कोऑपरेटिव डिवाइस। इसको आप वर्ड से ही समझो। यहाँ पर कोऑपरेटिव वर्ड लिखा हुआ है। कोऑपरेटिव मीन्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। कैसे कोऑपरेट करना, अगर जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया है उसको किसी भी टाइप का फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, मतलब जिस टाइप का उसने इंश्योरेंस करवाया है उससे रिलेटेड कोई लॉस हो जाता है उसको, तो वहाँ पर कंपनी उनके साथ कोऑपरेट करके चलेगी, कंपनी उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी। सेकंड पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। हमने यहाँ पर मीनिंग में ही पढ़ा था इंश्योरेंस के कि इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम के बदले किसी पर्सन के रिस्क को अपने ऊपर लेती है। तो यहाँ पर रिस्क का क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। जो रिस्क एक पर्सन का था अब वो रिस्क कौन कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी अपने ऊपर ले रही है उसको। स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, ये भी सेम वही पॉइंट है कि जो एक पर्सन का रिस्क है वो नंबर ऑफ पर्सन में स्प्रेड हो जाता है। अगर उस पर्सन ने इंश्योरेंस नहीं करवाया तो उसका रिस्क सिर्फ उसी तक होगा, जो उसको लॉस हुआ है उसको खुद बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस करवाया है तो उसका रिस्क ट्रांसफ़र हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा और पर्सन्स के साथ में, और इसके साथ साथ उसको फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी। फोर्थ है लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका सक्सेस या फिर उसका फेलियर उसके क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब नंबर ऑफ क्लाइंट्स के ऊपर। जितने भी पर्सन्स उससे जुड़े हुए होंगे इंश्योरेंस कंपनी के या फिर जितने ज़्यादा उसके क्लाइंट होंगे तो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा इंश्योरेंस कंपनी को। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है रिस्क इवैल्यूएशन। रिस्क को इवैल्यूएट करने के बाद ही प्रीमियम की जो अमाउंट है वो डिसाइड की जाती है। उसी के अकॉर्डिंग जो इंश्योरर है उससे, इंश्योर्ड पर्सन है उससे क्या लिया जाता है, प्रीमियम लिया जाता है। मतलब कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा उससे प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, रिस्क के अकॉर्डिंग ही प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। तो सबसे पहले रिस्क का इवैल्यूएशन किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम की अमाउंट डिसाइड होगी। मतलब कि अगर रिस्क हाई है तो प्रीमियम भी हाई होगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल ले तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो हाई प्रीमियम चार्ज करती है जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं। जिनका भी ओल्ड एज पर्सनस का इंश्योरेंस अगर करवाया जाए तो उनसे हाई प्रीमियम चार्ज करती है, और अगर किसी भी चिल्ड्रन का या फिर यंग एज के जो पर्सनस हैं उनका इंश्योरेंस करवाया जाए तो उनके ओल्ड एज की कंपैरिजन में उनका जो प्रीमियम होता है वो लो होता है। प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम हमने पहले भी पढ़ा था। प्रीमियम वो अमाउंट होती है जो इंश्योरेंस करवाने वाला पर्सन इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करता है। इसी के बदले में इंश्योरेंस कंपनी उसके रिस्क को कवरेज प्रोवाइड करती है, किसी भी अनफोर्सीन रिस्क से उसको बचाती है। अब अगर कोई भी कंपनी है किसी भी पर्सन के रिस्क को अपने ऊपर लेती है तो उसे फ्री में तो लेगी नहीं, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ लेगी उस पर्सन से। जैसे कि कोई अमाउंट ले ली तो उस अमाउंट को ही यहाँ पर प्रीमियम बोला गया है, और जो ये अमाउंट होगी उसके रिस्क को इवैल्यूएट करने के बाद ही डिसाइड की जाएगी। तो इसलिए पहले रिस्क इवैल्यूएशन होगा फिर प्रीमियम डिसाइड होगा। सेवंथ पॉइंट है इंश्योरेंस इज़ अ सर्विस। जो इंश्योरेंस है वो सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, ये एक टाइप का बिजनेस है। अब हमने बोला कि ये बिजनेस है इंश्योरेंस और सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, तो ये जो बिजनेस है ये सर्विस सेक्टर के अंदर क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में किसी टाइप की कोई प्रोडक्शन नहीं होती, ये सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसी वजह से सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। और जो प्रीमियम लेती है कंपनी उसके बदले में वो कोई टेंजिबल आइटम प्रोवाइड नहीं करती, तो इसी वजह से भी ये सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। कंपनी जो है प्रीमियम के बदले इंश्योर्ड पर्सन को क्या देती है, पॉलिसी देती है और उसे गारंटी प्रोवाइड कर देती है उसके रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए।
इंश्योरेंस इज़ नॉट अ गैम्बल, इंश्योरेंस गैम्बल नहीं है, लेकिन देखने में ये कुछ कुछ गैम्बलिंग जैसा लगता है। क्यों नहीं है, ये डिफरेंट क्यों है गैम्बलिंग से? क्योंकि गैम्बलिंग क्या है, एक इलीगल एक्टिविटी है, और जो इंश्योरेंस है वो पूरी तरह से लीगल एक्टिविटी है। एक डिफरेंस इसका ये हो गया। और दूसरा, जो गैम्बलिंग है उसके अंदर स्पेक्यूलेटिव रिस्क होता है, और इंश्योरेंस के अंदर हम प्योर रिस्क को ही इंक्लूड करते हैं। और एक और पॉइंट क्या है कि जो इंश्योरेंस है वो फाइनेंशियल रिस्क से प्रोवाइड करके पर्सन को पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है, तो इसी वजह से ये गैम्बलिंग से अलग है। और 9th पॉइंट है यहाँ पर, इंश्योरेंस इज़ नॉट चैरिटी, इंश्योरेंस चैरिटी भी नहीं है। तो ये चैरिटी से कैसे डिफरेंट है, इसका सबसे मेन पॉइंट है जो इसको डिफरेंट करता है इंश्योरेंस को चैरिटी से, वो है कंसीडरेशन। यहाँ पर हम इंश्योरेंस में बार बार कंसीडरेशन वर्ड को पढ़ते हैं, तो वही इसको चैरिटी से डिफरेंट करता है। चैरिटी विदाउट कंसीडरेशन होती है, लेकिन जो इंश्योरेंस है उसके अंदर कंसीडरेशन होता है। और एक और पॉइंट क्या है इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वो है कॉन्ट्रैक्ट। चैरिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट इंश्योरेंस में दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं ऐसे जो इसको चैरिटी से अलग करते हैं। चैरिटी में क्या होता है, अगर किसी पर्सन ने कोई अमाउंट दी है एज अ चैरिटी, तो यहाँ पर जिस भी पर्सन को उसने अमाउंट दी है, या फिर जिस भी एसोसिएशन को, किसी को भी उसने जो अमाउंट दी है, वो उसके रिस्क को कम नहीं करेगी, वो किसी टाइप की उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। लेकिन जो इंश्योरेंस है वो अमाउंट प्रीमियम की फॉर्म में देते हैं, तो यहाँ पर जिस भी कंपनी को उन्होंने प्रीमियम की फॉर्म में अमाउंट दी है, वो उन्हें पॉलिसी प्रोवाइड करती है, उन्हें रिस्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके बाद है अटमोस्ट गुड फेथ। जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनमें दोनों पार्टीज के बीच में गुड फेथ होना जरूरी है। गुड फेथ कैसे होगा, कैसे कंडक्ट होगा ये, जब भी इंश्योरेंस किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, जो कंपनी है इंश्योरेंस करने वाली, वो भी उस पर्सन को अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से एक्सप्लेन करे, और जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है वो भी जो कंपनी है उसको अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रूथ प्रोवाइड करे। इसी वजह से इसे अटमोस्ट गुड फेथ बोला जाता है। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट होंगे वो भी पूरी तरह से लीगल होंगे, सही होंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो गुड फेथ में ही किया जाएगा। 12th पॉइंट है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ टाइप ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है, क्योंकि इसके अंदर सारी वो करैक्टरिस्टिक्स आती हैं जो एक नॉर्मल या फिर जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है। जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या है, दो पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ की फ्री कंसेंट है, लॉफुल कंसीडरेशन भी है, और इसके साथ साथ वो गुड फेथ में भी वर्क कर रही हैं, तो इसी वजह से इसको जनरल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही माना गया है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं।